अस्सलामुअलैकुम। अब तक यही होता आया था कि अदनान को आगाही हासिल होती थी। वो कहा करता था कि उसकी मम्मी उसके पास आती हैं, उसे बोलती हैं और वो जो बोलती हैं वो उसी के मुताबिक अमल करता रहता है। उसकी मम्मी पुरस्कार बनी हुई थी। सभी के अंदर ये तजस्सुस पैदा हो गया कि वो कौन है, कहाँ रहती है, क्यों छुप कर रहती है। अगर वो जिंदा है तो अपने बेटे के सामने क्यों नहीं आती। अब एक तवील और थका देने वाले इंतजार के बाद उसके वजूद का कुछ सुराग मिल रहा था। इस बार वो आई थी, मगर इस तरह के झलक दिखाकर अपने बेटे को ले गई थी। इस तरह तजस्सुस और परेशानियों में इजाफा हो गया था। पहले किसी को यकीन नहीं आया था कि शिवानी जिंदा है, लेकिन उसकी जिंदगी के आसार कभी कभी यूं मिलते थे कि किसी न किसी खास मौका पर अदनान की आंखों से शिवानी की आंखें झांकने लगती थीं। उस बच्चे की आंखें पहले से ज्यादा पुरकशिश और गजबनाक हो जाती थीं। फिर पोरस को फोन के जरिए दिलरुबा से बात करने के दौरान में शिवानी की आवाज़ और उसका लबो लहजा साफ तौर से सुनाई दिया था। वो असरार के पर्दों में रहने वाली रफ्ता रफ्ता खुल रही थी। किसी दिन किसी वक्त भी सामने आने वाली थी। पोरस एक तैयारे में सफ़र कर रहा था। चिल्ली से रूम की तरफ जा रहा था। ऐसे वक्त वो पहली बार एक तवील अरसे के बाद शिवानी की झलकियां देख रहा था। जब भी आंखें बंद कर रहा था तो वो दनान के साथ उसे नजर आने लगती। वो उसे देखकर हैरान रह गया। वो बिल्कुल शिवानी थी, सर से पांव तक बिल्कुल वही। फर्क सिर्फ इतना था कि शिवानी शादीशुदा थी, कुछ भारी भरकम, कुछ उम्र वाली दिखाई देती थी, और ये जो झलकियों में नजर आ रही थी वो बहुत कम सिन थी। शिवानी अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखते वक्त जैसी नौखेज थी वो वैसी ही नजर आ रही थी। उसे देखते ही जहन तस्लीम कर रहा था कि वो शिवानी है, फिर से इस दुनिया में आई है। पोरस जहाज के अंदर अपनी सीट पर बैठा हुआ था। उसने गहरी सोच के दौरान में जब आंखें बंद की थीं तो पहली बार वो उसे नजर आई थी। फिर उसने आंखें खोली थी। आंखें खुलते ही शिवानी और अदनान गुम हो गए थे। उसने दोबारा आंखें बंद की तो वो दोबारा नजर आने लगे। ऐसा कई बार हुआ तो पोरस को यकीन हो गया कि उसे आगाही मिल रही है और शिवानी उसके पास आकर उसे कुछ कहना चाहती है। तब उसने आंखें बंद कर ली। सोच लिया कि जब तक शिवानी नजर आती रहेगी वो आंखें नहीं खोलेगा। इस बार वो अदनान को अपने बाजू में उठाकर चूम रही थी। एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कह रही थी, आओ, मैंने बहुत इंतजार किया है, आ जाओ। पोरस ने उसकी तरफ एक एक कदम बढ़ाते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्या शिवानी हो? मेरे बेटे की माँ हो? वो गहरी संजीदगी से उसे देखते हुए बोली, मैं नहीं जानती कि शिवानी कौन है। तुम किसे पूछ रहे हो? लेकिन ये जानती हूँ कि ये मेरा बेटा है और मैं इसकी माँ हूँ। तुम मेरे बेटे के बाप हो। तुम्हारी बातें कुछ अजीब सी हैं। जब तुम शिवानी नहीं हो तो फिर मेरे बेटे की माँ कैसे हो? वो बोली, यही सवाल मेरे माँ बाप करते हैं। मेरे खानदान के और मेरी सोसाइटी के लोग पूछते हैं कि मेरी शादी नहीं हुई, फिर मैं कैसे कहती हूँ कि मेरा शौहर है। मेरा एक बेटा है, मैं उन्हें कायल नहीं कर सकती। जो मैं जानती हूँ वो दूसरे नहीं जानते, और अफसोस की बात यह है कि तुम भी नहीं जानते। पोरस ये सब सुन रहा था और हैरान हो रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, मैंने अपना तन मन सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया। हम कितनी मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारते रहे, फिर आज से 3 बरस 10 माह पहले मेरे पाँव भारी हो गए। मैंने तुम्हें खुशखबरी सुनाई कि मैं तुम्हारे बेटे की माँ बनने वाली हूँ। हम सब बहुत खुश थे। पोरस ने हैरानी से पूछा, कैसी बातें कर रही हो? 3 बरस 10 माह पहले शिवानी ने मुझे माँ बनने की खुशखबरी सुनाई थी। वो बड़े दुख से बोली, खुशखबरी मैंने सुनाई थी, मैं माँ बनने वाली थी। तुम शिवानी का नाम क्यों ले रहे हो? पोरस ने जवाबन कुछ नहीं कहा। वो बोली, जब मेरे पूरे दिन हुए और मैं माँ बनने वाली थी तो मेरे होने वाले बच्चे की दादी मेरे साथ थी। एक अस्पताल में मेरी डिलीवरी होने वाली थी। ऐसे वक्त कोई दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला मेरे बच्चे को मार डालना चाहता था। पोरस हैरानी से सुन रहा था। उससे चुप ना रहा गया। बोला, तुम तो बिल्कुल वही दास्तान सुना रही हो जो शिवानी के साथ गुजर चुकी है। शिवानी जब मेरे बेटे अदनान को जन्म देने वाली थी तब एक टेलीपैथी जानने वाला रासपुटीन मेरे बच्चे को मार डालना चाहता था। ऐसे वक्त मेरी मम्मा यानी अदनान की दादी ने अदनान की हिफाजत की थी। वो बोली, हाँ, जब मैंने अदनान को जन्म दिया तो उसे मेरे पहलू में लाकर रखा गया था। मैं बहुत बीमार थी। डिलीवरी नॉर्मल नहीं हुई थी। मैं जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थी। ऐसे में कोई जालिम टेलीपैथी जानने वाला मेरे बच्चे को मार डालना चाहता था। फिर उसकी दादी उसे मेरे पहलू से उठा कर ले गई। अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में उस बच्चे को किसी दूसरी औरत के पहलू में ले जाकर रख दिया। हाँ, बिल्कुल यही बात है। उस दूसरी औरत का नाम लीजा था। उसने जुड़वां बच्चे पैदा किए थे। एक बच्चा जिंदा रह गया था, दूसरा मर गया था। मेरी मम्मा ने उस मुर्दा बच्चे को लाकर तुम्हारे पहलू में रखा। इस तरह वो टेलीपैथी जानने वाला रासपुटीन धोखा खा गया कि तुमने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया है, जबकि तुम्हारा जिंदा बच्चा उस यहूदी औरत लीजा के पास था। वो पोरस की आंखों में आंखें डालकर बोली, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। उससे टेलीपैथी जानने वाले रासपुटीन से तो निजात मिल गई थी। मेरा बच्चा बच गया था। वो यहूदी औरत लीजा अपने शौहर बेंजामिन के साथ उसे वहां से ले गई थी।
मैं कुछ ना कह सकी, क्योंकि जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहकर मर गई थी। पोरस ने उसे चौंक कर देखा, फिर हैरानी से पूछा, जब तुम मर गई थी तो अब जिंदा कैसे हो? वो उलझी हुई थी, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। फिर उसने कहा, मैं उस वक्त कोमा में थी, पता नहीं कितने दिन बेहिस हरकत पड़ी रही थी। ऐसे वक्त ही मैंने यह सब कुछ देखा था कि मैं तुम्हारे बेटे की माँ बन गई हूँ और मेरा बेटा मुझसे छीन लिया गया है और मेरी मौत वाक़ई हो गई है। इसके बाद ही मैं कोमा से निकल आई थी। ये मेरे वालिदैन का बयान है। मेरी वालिदैन हमेशा यही कहते थे कि मैं बचपन से एबनॉर्मल हूँ, ऐसी हरकतें और बातें करती हूँ जिससे यकीन हो जाता है कि मैं नीम पागल हूँ या कोई गैर मामूली लड़की हूँ। ख्वाबों, ख्यालों और ना जाने किस दुनिया की बातें करती हूँ। उन्होंने मुझे ज़हनी मरीज़ा समझकर कितने ही डॉक्टरों से इलाज करवाया, कितने ही माहिरीन नफ्सियात से रुजू किया, मेरा नफ्सियाती ट्रीटमेंट जारी रखा, लेकिन मैं बचपन से जैसी थी वैसी ही रही। मैं बचपन से ही गुमसुम रहने की आदी थी, जहाँ बैठती थी वहीं बैठी रहती थी। मुझे देखकर मेरे वालिदैन कहते थे कि मैं कुंद ज़ेन हूँ, ना कुछ बोलती हूँ ना कुछ समझती हूँ, जबकि मैं अंदर से बहुत कुछ सोचती थी, समझती थी, लेकिन जाहिर नहीं करती थी। मैंने 6 या 7 बरस की उम्र में महसूस किया कि मुझे पर्दों के पीछे या दीवारों के पीछे कुछ नज़र आता है। मैं अपने बेडरूम में थी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे दीवार के उस पार कोई मौजूद है। कमरे की खिड़कियां बंद थीं। बर्फबारी की वजह से मैंने खिड़की दरवाजे बंद कर रखे थे। बाहर इतनी बर्फ जमी हुई थी कि खिड़की के पट नहीं खुल सकते थे। मैं बेड से उतरकर दरवाज़ा खोलकर बाहर जाना चाहती थी। मेरी मम्मी ने पूछा, ऐसे वक्त कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, बाहर कोई मौजूद है, वो चोरी करने आया है। फजूल बातें न करो, खिड़की दरवाजे बंद हैं, बाहर बर्फबारी हो रही है, अंधेरा है और इस लड़की को वहाँ कोई नज़र आ रहा है। ये खुद तो पागल है, अब हमें भी पागल बनाना चाहती है। मैं छोटी थी, उनसे बहस नहीं कर सकती थी। चुपचाप आकर बिस्तर पर लेट गई। दूसरे दिन डैडी बाहर गए। जानवरों के बाड़े में जाकर देखा तो वहां सिर्फ 3 भेड़ें रह गई थीं। कोई 2 भेड़ें चुरा कर ले गया था। उन्होंने मम्मी से कहा कि ये लड़की दुरुस्त कहती है, इसने किसी की आहट सुनी होगी, तभी कह रही थी कि कोई चोर आया है, और हमने इसकी बात का यकीन नहीं किया। मैंने कहा कि मैंने आहट नहीं सुनी थी, बल्कि उसे दीवार के पीछे साफ तौर से देखा था। मेरी इस बात का यकीन नहीं किया गया कि मैंने किसी को दीवार के पीछे देखा था। इसे मेरा बचकानापन समझा गया। यही सोचा गया कि मैंने बाहर किसी की आहट सुनी थी। वह बात आई गई हो गई। किसी ने मेरी गैर मामूली सलाहियत का यकीन नहीं किया। हमारे मकान के पीछे घनी झाड़ियों और दरख्तों का सिलसिला था। 10 बरस की उम्र में मैंने देखा कि उन झाड़ियों के पीछे कुछ लोग ज़मीन खोद रहे हैं और वहाँ चमड़े का एक बड़ा सा बैग दफन करके जा रहे हैं। मैंने डैडी के पास आकर कहा, डैडी फ़ौरन चले। वहाँ हमारे मकान के पीछे जो घनी झाड़ियाँ हैं, वहाँ कुछ लोग बहुत बड़ा चमड़े का बैग दफन करके जा रहे हैं। मैंने उस बैग में नोटों की गड्डियाँ देखी हैं। डैड ने डांट कर पूछा, तुमने कैसे देख लिया? तुम तो यहाँ कमरे में थी, अंधेरा होने के बाद घर से बाहर नहीं गई हो, फिर झाड़ियाँ भी यहाँ से फासले पर हैं, तुमने अपने कमरे से इतनी दूर कैसे देख लिया? मम्मी ने भी सख्त लहजे में पूछा, तुम ऐसी बेतुकी बातें क्यों करती रहती हो? मम्मी, ये बेतुकी बातें नहीं है, आप बाहर जाकर देखें तो सही। हमारा दिमाग तुम्हारी तरह खराब नहीं है, जाओ और जाकर टीवी देखो या फिर सो जाओ, हमें परेशान न करो। मुझे हमेशा बच्ची समझकर या नॉर्मल समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता। दूसरे दिन के अखबारात में यह खबर शाया हुई कि एक बैंक से तकरीबन $50 लाख चुराए गए हैं। पुलिस बड़ी सरगर्मी से डाकुओं को तलाश कर रही है। डैडी अपने सामने अखबार खोलकर बैठे हुए थे और मम्मी से कह रहे थे कि यह बहुत बड़ी डकैती की वारदात हुई है। मैं नहीं समझता कि डाकू गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। पता नहीं वो $50 लाख लेकर कहाँ से कहाँ पहुँच गए होंगे। मैं उनके करीब बैठी नाश्ता कर रही थी। उनकी बातें सुनकर बोली, मैंने कल रात ही कहा था कि वो लोग चोरी का माल यहाँ छुपा रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक ना सुनी। डैडी ने मुझे घूर कर देखा, फिर पूछा, क्या तुम जानती हो, क्या तुम डाकुओं को पहचानती हो? क्या तुम्हें मालूम है कि वो झाड़ियों के पीछे नोटों की गड्डियां छुपा रहे थे? तुम ऐसी अहमकाना बातें क्यों करती हो? तुम अब बड़ी होती जा रही हो, फॉर गॉड सेक। अगर अकल की बातें नहीं कर सकती हो तो अहमकाना बातें भी ना करो, खामोश रहा करो। तकरीबन 3 या 4 दिन के बाद डैडी को उस झाड़ी के पीछे से गुजर हुआ। वो एक जगह पहुंचकर ठिठक गए। उन्होंने करीब जाकर देखा तो एक गड्ढा खुदा हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे पहले वहां कोई चीज़ दफन की गई थी, फिर वहां से निकाल कर ले जाई गई हो। वो थोड़ी देर तक खड़े वहां सोचते रहे, फिर उनकी नज़र मिट्टी के ढेर पर गई तो वहां से नोट झलक रहे थे। उन्होंने लपक कर मिट्टी हटाई तो देखा वो $10,000 की गड्डी थी। उन्होंने फिर तमाम मिट्टी को इधर उधर हटाकर देखा तो और कुछ ना था। वो डाकू वहां से अपना माल वापस ले जाते वक्त जल्दबाजी में एक गड्डी वहीं छोड़ गए थे। वो तेजी से चलते हुए घर में आए। उन्होंने मम्मी को वो गड्डी दिखाते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि ऐसा हो सकता है। मम्मी ने नोटों की गड्डी देखकर पूछा, ये कहाँ से लाए हो और तुम्हें किस बात का यकीन नहीं हो रहा? यही कि हमारी बेटी ने जो कहा था वो दुरुस्त साबित हो रहा है। इन झाड़ियों के पीछे एक गड्ढा खुदा हुआ है, वहां मिट्टी के ढेर में ये गड्डी पड़ी हुई थी। यकीनन वो डाकू वहां माल छुपा कर गए थे। 3 दिन के बाद मौका मिलते ही अपना माल निकाल कर ले गए हैं।
जल्दबाजी में ये गड्डी वहाँ पड़ी रह गई। वो दोनों एक सोफे पर बैठ गए। मम्मी ने पूछा, क्या पुलिस को इतला दी जाए? कैसी बातें कर रही हो? हम पुलिस के मामले में नहीं पड़ेंगे। वो तो यही समझेंगे कि हमने गड्ढा खोदकर डाकुओं को वहाँ माल छुपाने दिया और जब वो चले गए तो हम पुलिस को इतला दे रहे हैं। तुम ठीक कहते हो, हमें पुलिस अदालत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। डैडी ने कहा, मैं अक्सर अपनी बेटी के बारे में सोचता रहता हूँ कि आखिर ये ऐसी क्यों है। इसकी बाज़ बातें बेतुकी लगती हैं लेकिन वही बातें बाद में दुरुस्त साबित होती हैं। तुम्हें याद है जब ये 7 बरस की थी तो इसने कहा था कि घर के बाहर रात के अंधेरे में कोई आया है। हमने इसकी बात की यकीन नहीं किया, फिर दूसरे दिन पता चला कि वाकई कोई आया था और हमारी 2 भेड़ें चुरा कर ले गया। वो दोनों सर झुकाकर सोचने लगे। फिर मम्मी ने मुझे बुलाया, अपने पास बिठाकर प्यार किया, फिर कहा, बेटी तुम्हें कैसे मालूम हो जाता है कि बाहर जहाँ तुम देख नहीं रही हो वहाँ कुछ और है? मैंने कहा, पता नहीं, मुझे कभी कभी क्या हो जाता है, मैं बेख्तियार दीवार के आर पार देखने लगती हूँ और मुझे बहुत कुछ दिखाई देने लगता है। फिर जो कुछ दिखाई देता है वो निगाहों के सामने से मिट जाता है। इसके बाद खाली दीवार दिखाई देने लगती है। क्या तुम हमेशा इसी तरह देखती हो? मैंने इनकार में सर हिलाकर कहा, नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी होता है। हाँ, जब इम्तिहानात के पर्चे मेरे सामने आते हैं तो मेरी आंखों के सामने कई सवालों के जवाब आ जाते हैं। जैसे किताब खुल जाती है, सारे जवाबात लिखे होते हैं और मैं उन्हें देख देख कर कॉपी में लिख देती हूँ। इसलिए तो हर साल अपनी क्लास में अव्वल आती हूँ। ये तो बड़ी अजीब सी बात थी, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? आप दोनों मेरी किसी बात का यकीन नहीं करते हैं, इसलिए मैं चुप रहती हूँ। बहुत सी बातें कहना चाहती हूँ मगर नहीं कहती हूँ। तुम 10 बरस की हो, जब से स्कूल जाने लगी हो तब से अब तक की तमाम बातें तुम्हें याद हैं। हाँ, मुझे एक एक बात याद है, मैं कभी कोई बात नहीं भूलती। मैं उन्हें हर साल हर महीने की एक एक गुजरी हुई बात बताने लगी। वो हैरानी से सुनने लगे। उन्हें याद आने लगा कि वाकई पिछले बरसों में ऐसा हो चुका है। वैसी बातें भूल चुके थे लेकिन वो सब मुझे याद थी। डैडी ने हैरानी से पूछा, माय गॉड, तुम्हारा दिमाग तो कंप्यूटर है। तुम्हारे दिमाग में छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी बातें महफूज हैं। उस दिन से मम्मी डैडी मेरी एक एक बात और एक एक हरकत पर तवज्जो देने लगे। मुझे पहले से ज़्यादा चाहने लगे, अपनी सोसाइटी में फ़ख्र करने लगे कि मैं बहुत ज़हीन हूँ। लेकिन उन्होंने किसी से ये बात नहीं कही कि मेरे अंदर गैर मामूली सलाहियत है। मैं पर्दों के पीछे और दीवार के आर पार देख लेती हूँ और ऐसी ढकी छुपी बातें मालूम कर लेती हूँ जो दूसरे मालूम नहीं कर सकते। मेरी गैर मामूली सलाहियत के बायस मुझे इम्तिहानात में डबल प्रमोशन मिलती थी। मैं 5वीं में थी, छठी क्लास जम करके 7वीं में पहुंच गई। 7वीं का इम्तिहान दिया तो 8वीं क्लास जम करके 9वीं में पहुंच गई। डैडी ने 11 साल की उम्र में मुझे स्कॉटलैंड यार्ड के इदारे में दाखिल कर दिया। वहाँ मैं तालीम और तरबियत हासिल करने लगी। मैंने 15 बरस की उम्र में सिर्फ जासूसी के ही हथकंडे नहीं सीखे बल्कि कंप्यूटर के जरिए हैकिंग भी सीख ली। हैकिंग के मायने है कंप्यूटर के जरिए बड़े से बड़ा जुर्म करना और गिरफ्त में ना आना। हमारी दुनिया में चांदी हैकिंग करने वाले होंगे, वो भी उम्र रसीदा होंगे, लेकिन मैंने सिर्फ 15 बरस की उम्र में यह सब कुछ सीख लिया था। मेरा जहन वाकई कंप्यूटर की तरह काम करता था। 16 बरस की उम्र में मेरे अंदर एक इनकलाब पैदा हुआ। मैंने तुम्हें देख लिया। हमारी पहली मुलाकात लंदन में हुई थी। तुम मेरी आंखों से मुतासिर हो गए थे और कहते थे कि मेरी आंखें तुम्हें अपनी तरफ खींच लेती हैं। पोरस उसकी बातें हैरानी और तवज्जो से सुन रहा था। उसने कहा, बेशक, शिवानी से मेरी पहली मुलाकात लंदन में हुई थी। उसकी आंखें मकनातीसी कुव्वत रखती थी और मैं उसकी तरफ खिंचता चला गया था। वो शिवानी नहीं थी, मैं थी। पोरस ने उसे सोचती हुई नज़रों से देखा, फिर कहा, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ऐना मैरी है। तुम मुझे ऐना कहकर बुलाया करते थे और मैं तुम्हारी तरफ खिंची चली आती थी। क्या तुम वाकई जिस्मानी तौर पर मेरे पास आती थी और मेरे गले लग जाया करती थी? हाँ, ऐसा अक्सर हुआ करता था। फिर मेरी आंख खुलती तो तुम गुम हो जाते थे। पोरस ने गहरी सांस लेकर कहा, यूं कहो ना कि तुम मुझे ख्वाब में देखा करती थी। नहीं, मैं कभी नहीं मानूंगी कि यह सब कुछ ख्वाबों या ख्यालों में होता था। तुम हकीकतन मुझसे मिलते थे। ऐना, कैसी बातें करती हो? जागते रहने के दौरान में तुम मेरे करीब नहीं होती थी। मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं हूँ ये तुम नहीं जानती थी। लेकिन आंखें बंद करने के बाद फिर मुझे पा लिया करती थी। ये तो ख्वाब हुआ ना? नहीं, ये ख्वाब होता तो फिर मैं तुम्हारे बच्चे की माँ कैसे बनती? मैं थोड़ी देर पहले कह चुकी हूँ कि अब से 3 बरस 10 माह पहले मैंने तुम्हें खुशखबरी सुनाई थी कि मेरे पाँव भारी हो रहे हैं। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और गॉड, मैं कैसे समझाऊँ कि यह खुशखबरी शिवानी ने सुनाई थी। मेरी समझ में नहीं आता क्या भेद है। तुम जो कुछ कह रही हो एक एक बात दुरुस्त है। वाकई शिवानी जब मेरे बेटे को जन्म दे रही थी तो एक टेलीपैथी जानने वाले रासपुटीन ने हमसे दुश्मनी की थी। वो मेरे उस बच्चे को मार डालना चाहता था। मेरी मामा ने उस बच्चे को चालाकी से बचाया, रासपुटीन को धोखा दिया। शिवानी के पहलू में एक मुर्दा बच्चे को लाकर रखा तो रासपुटीन ने समझा कि शिवानी ने मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। इस तरह मेरा बेटा की यहूदी औरत लीजा की गोद में परवरिश पाने लगा। वो और उसका शौहर बेंजामिन उसे अपना दूसरा बेटा समझते रहे। उधर उसे जन्म देने वाली शिवानी हमेशा के लिए मौत की आगोश में सो गई।
एना मैरिया ने कहा, ममता कभी नहीं मरती। जिस दिन से मेरे बच्चे को मुझसे जुदा किया गया है, मेरी ममता उसके लिए तड़प रही है। मेरे माँ बाप मुझे फिर से अब नॉर्मल समझने लगे हैं। वो कभी यकीन नहीं कर सकते कि मैं हामला हो गई थी और मैंने एक बेटे को जन्म दिया और वो बेटा मुझसे जुदा हो गया। वो मेरा इलाज कराने के लिए एक बहुत मशहूर माहिर नफ्सियात से मिलने और उससे मेरे इलाज के लिए वक्त मुकर्रर करने गए तो मैंने उनसे कहा कि ना जाएं, आज घर से नहीं निकलना चाहिए। डैडी ने घूर कर कहा, क्यों नहीं निकलना चाहिए, क्या तुम्हारा इलाज ना करवाएं? मम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेर कर कहा, बेटी तुम इलाज करवाने से क्यों कतराती हो? हमारी बात मान लो, हम उस डॉक्टर से मिलने और वक्त मुकर्रर करने जा रहे हैं। वो जो वक्त देगा हम तुम्हें उस वक्त ले जाएंगे। तुम्हें हमारे साथ ज़रूर चलना होगा। मैंने कहा, मम्मी आप मेरी बातें क्यों नहीं समझती? आप दोनों को इस वक्त घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। आप दोनों बाहर ना जाएं। क्यों ना जाएं? तुम हमें क्यों रोक रही हो? इसलिए कि आप दोनों वापस नहीं आ सकेंगे। मुझे आगाही मिल रही है, फॉर गॉड सेक ना जाएं, मेरी बात मान लें। उन दोनों ने सोचती हुई नज़रों से एक दूसरे को देखा। फिर डैडी ने कहा, ये चोर डाकुओं के मालो दौलत के बारे में पेशगोई करती रही। हम इसे दुरुस्त समझते रहे, लेकिन अब ये हमारी ज़िंदगी और मौत की पेशगोई करने लगी है। इसका दिमाग चल गया है। कौन किस वक्त जीता और कब मरता है ये सिर्फ खुदा ही जानता है। कम ऑन डार्लिंग, हमें अपॉइंटमेंट के मुताबिक डॉक्टर के पास पहुंचना है। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और वहां से चले गए। ठीक 1 घंटे बाद ही एक पुलिस अफसर ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो उसने बुरी खबर सुनाई कि मम्मी और डैडी कार एक्सीडेंट में मर गए हैं और उनकी लाशें अस्पताल में पड़ी हुई हैं। मैं इस दुनिया में तनहा रह गई। यूं तो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब भी हैं, लेकिन मैं बचपन ही से तनहा रहने की आदी हूँ। ऐसे वक्त तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। जब से मेरा बेटा गुम हुआ था तुम भी गुम हो गए थे। मैं तुम दोनों को तलाश कर रही थी। एक रोज़ मैं गुस्ल करने के बाद कद्दे आदम आईने के सामने आई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सामने आईने में मैं नहीं हूँ, मेरी जगह कोई दूसरी खड़ी हुई है। हालांकि उसका चेहरा, उसका नाक नक्शा सब कुछ मेरी तरह था, लेकिन वो उम्र में मुझसे कुछ ज़्यादा लग रही थी। उसकी आंखें इतनी पुरकशिश थीं कि मैं बयान नहीं कर सकती, अगरचे मैं भी पुरकशिश आंखें रखती हूँ। तुम्हें याद है ना, तुम आंखों की कशिश से ही खिंचे चले आए थे। पोरस ने हाँ के अंदाज में सर हिलाकर पूछा, क्या तुमने उस रोज़ आईने में शिवानी को देखा था? तुम बार बार शिवानी का नाम ले रहे हो सकता है कि वो शिवानी हो। चलो मैं उसे शिवानी कहूंगी। मैंने पहली बार उसे आने में देखा तो उसकी आंखों से चिपक कर रह गई। वो आंखें कह रही थी कि आओ मेरे अंदर डूब जाओ, तभी तुम हमारे बेटे को पा सकोगी। मैं बेख्तियार उन आंखों की गहराई में उतरती चली गई। तब मुझे 3 बरस का एक बच्चा दिखाई दिया। वह बहुत ही खूबसूरत था। दिल उसकी तरफ खिंचा जाता था। लीजा और बेंजामिन उसे अपना बेटा समझ कर ले आए थे। उस वक्त वो समुद्र के किनारे थे और अदनान एक अमुदी चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था कि वहां कुछ है, मैं अभी लेकर आता हूँ। वो छोटा सा बच्चा उस अमूदी चट्टान पर चढ़ता चला गया। बेंजामिन और लीजा हैरानी से उसे देख रहे थे। वो चट्टानें एक दूसरे पर तह दर तह थीं। वे एक चट्टान के पीछे जाकर जब बाहर आया तो उसके हाथों में एक बड़ा सा थैला था। उसने वो थैला नीचे फेंका और जब बेंजामिन ने उसे खोलकर देखा तो उसमें नोटों की गड्डियां भरी हुई थीं। आईने में नजर आने वाली शिवानी ने कहा, तुम जब भी मेरी आंखों की गहराइयों में उतरने लगोगी तो हमारे बेटे के पास पहुंच जाओगी। मैंने उसे पूछा, तुम इसे हमारा बेटा क्यों कह रही हो? वो तो सिर्फ मेरा बेटा है। वो बोली, नहीं, वो हम दोनों का है। ये एक कुदरती राज है। अज़ल से ये सुनने में आया कि एक जिस्म में एक रूह होती है। इस एक जिस्म में 2 रूहें समा नहीं सकती। इसी तरह एक रूह एक जिस्म में होती है, 2 जिस्मों में नहीं रहती, लेकिन यहाँ इसके बरक्स है। मैं उसकी बातें हैरानी से सुन रही थी। वो कह रही थी कि मेरा और तुम्हारा जिस्म अलग अलग है, लेकिन हमारी रूह एक है। एक ही रूह जो मेरे अंदर थी अब वो तुम्हारे अंदर है। मैं इस दुनिया में वापस नहीं आ सकती। तुम यहाँ मौजूद हो, तुम्हारा एक भरपूर वजूद है। मेरी ममता भरी रूह भी तुम्हारे अंदर रहेगी तो तुम मेरे बेटे को और भी ज़्यादा शिद्दत से चाहोगी और उसे तलाश करके अपनी ममता के साए में रखोगी। मैं उसकी बातें सुनकर इस नतीजे पर पहुंच रही थी कि मैं और वो जिस्मानी तौर पर अलग होने के बावजूद एक हैं। तुम्हारे साथ मोहब्बत भरी ज़िंदगी उसने जिस्मानी तौर पर गुजारी और मैं वही ज़िंदगी तुम्हारे साथ रूहानी तौर पर गुजारती रही। ख्वाबों में, ख्यालों में और आगही की भूल भुलैयों में तुमसे मिलती रही और खुद को हामला समझती रही, जबकि वो हामला थी। उसने बच्चे को जन्म दिया तो मुझे लगा जैसे मैंने उसे जन्म दिया है। वो बच्चा छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है, तो अब वही बच्चा जिसे मैंने आगही की भूल भुलैयों में जन्म दिया था मेरा है, मेरा अपना है। ये बात किसी की समझ में आए या ना आए, मैं फ़ख्र से कहती हूँ कि मैंने अदनान को जन्म दिया है। ये मेरा बेटा है। इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आई हूँ और तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। आओ, मैं बहुत इंतज़ार कर चुकी हूँ, आ जाओ। पोरस ने आंखें खोल दी। उसे अपनी तरफ बुलाने वाली गुम हो गई। वह तमाम नज़ारे भी ऐसे गुम हो गए जैसे वो ख्वाब देख रहा था। अब वो मानने को तैयार नहीं था कि यह सब कुछ ख्वाब था। वो नींद भरी आंखों से जहाज़ के अंदरूनी माहौल को देख रहा था। तैयारी की फिजा में यूडी क्लोन की खुशगवार महक फैली हुई थी। एक एयर होस्टेस मुस्कुराती हुई पास से गुजर रही थी। उसने बंद आंखों के पीछे उस नौखेज शिवानी की जो मुस्कुराहट देखी थी उसका कोई जवाब नहीं था। वो जहन में ऐसे नक्श हो गई थी जैसे दिल की कायनात में झंडे गाड़ दियों।
तैयारा अपनी मखसूस रफ्तार से परवाज करता हुआ उसे शिवानी की परछाई एना मैरिया की तरफ ले जा रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि चंडाल जोगिया अचानक ही हेलीकॉप्टर के हादसे में मारा गया। अगरचे योगा जानने वाले अफसरान हर तरह से यही तासुर दे रहे थे कि वो अपने वाहिद टेलीपैथी जानने वाले से महरूम हो गए हैं। मुझे यूं भी यकीन कर लेना चाहिए था कि उस हेलीकॉप्टर में 2 योगा जानने वाले अफसरान मारे गए हैं और अब सिर्फ 4 रह गए हैं। इसके बावजूद मेरा जहन ये मानने को तैयार नहीं था कि वो मर चुका है। इसकी वजह यह थी कि चंडाल को यूं मारने के लिए इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग करने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैं ख्याल खोनी के जरिए फरमान के पास पहुंचा तो वहां नीता अपने बाप का मातम कर रही थी, रो रही थी। फरमान उसे समझा रहा था, उसके आंसू पहुंच रहा था, मगर दिल ही दिल में कह रहा था, खसकम जहां पाक, शैतान का बच्चा मुझे अपना गुलाम बनाए रखना चाहता था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसके शिकंजे से बच निकला, वरना पता नहीं आज मेरा अंजाम क्या होता। मैंने उसे मुखातिब किया, वो फौरन ही उठकर खड़ा हो गया। यस सर, फरमाइए। क्या तुम्हें यकीन है कि चंडाल मर चुका है? सर, एक दिन तो सबको मरना ही है, उसकी मौत इस तरह आनी थी, आ गई। लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूँ। बीटू से तुम्हारी अच्छी दोस्ती है, वो ये एक भारतीय काबरीन का दुश्मन है, क्या उसने चंडाल को मारा होगा? नहीं सर, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उससे पूछ चुका हूँ, उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की। फिर तो और कोई दुश्मन ऐसा नहीं है जो ऐसी ज़बरदस्त प्लानिंग के बाद उसे हलाक करे। क्या तुम्हारा ध्यान किसी की तरफ जाता है? नो सर, वाकई मुझे ऐसा ज़बरदस्त दुश्मन सुझाई नहीं दे रहा। आपका शुबा दुरुस्त है, उन योगा जाने वाले अफसरान ने किसी खास हिकमत अमली के तहत ऐसा किया है। ख्वामखा इसकी झूठी मौत की खबर उड़ाई है। उन्हें मुझसे खतरा था, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे थे और मैंने धमकी दी थी कि इंतकामी कार्रवाई करूंगा और चंडाल को नहीं छोड़ूंगा। शायद इसीलिए उन्होंने चंडाल की फर्जी मौत का ड्रामा प्ले करके मुझे ये यकीन दिलाने की कोशिश की है कि वो मर चुका है। बेशक वो यही कर रहे होंगे, हमें किसी तरह हकीकत मालूम करनी चाहिए। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम फिर उस ताश की खिलाड़ी बेला ओब्राय से रब्ता करो, वो ताश के पत्तों के जरिए बता सकेगी। सर, वो कहती है कि जो अपनी किस्मत का हाल मालूम करना चाहता है वो उसके सामने बैठकर ताश के पत्ते उठाए और उसके हवाले करे, तब वो उन पत्तों के जरिए उसकी किस्मत का सही हाल बताती है। चंडाल तो उसके पास पत्ते उठाने नहीं जाएगा, फिर बात कैसे बनेगी? तुम उससे कहो कि उसकी बेटी अनीता पत्ते उठाएगी। उसे ये मालूम करना है कि अनीता यतीम हो चुकी है या नहीं। इस तरह हमें अनीता के हवाले से चंडाल की हकीकत मालूम हो जाएगी। फरमान ने बेला से फ़ोन पर रब्ता किया, फिर उसे कहा, मैं नजूमी बिस्वास चैटर्जी बोल रहा हूँ। वो खुश होकर बोली, चैटर्जी साहब, आपने मुझे याद किया है। आपका शुक्रिया। फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं अभी तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे ताश के पत्तों के जरिए अपना एक मसला हल करवाना चाहता हूँ। क्या मैं अभी अनीता के साथ आ सकता हूँ? ज़रूर, आप अभी आ जाएं। मेरी कोई खास मसरूफियत नहीं है। उसने फ़ोन बंद करके अनीता को साथ चलने को कहा तो वो बोली, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मेरा दिल सदमे से फटा जा रहा है। मैं तुम्हारे बाप के बारे में ही मालूम करने जा रहा हूँ। हमें यकीन नहीं है कि उनकी मौत हो गई है। क्या तुम सच मालूम करना नहीं चाहोगी? उसने चौंक कर देखा, फिर आंसू पहुंचते हुए उठकर बोली, हाँ, मैं अभी चलूंगी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि पिताजी की मौत की खबर गलत हो सकती है? वो जिंदा हो सकते हैं, भगवान करे वो जिंदा हो। वो दोनों बेला ओबराय के बंगले में आ गए। बेला ने उनका इस्तकबाल किया, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया, फिर कहने लगी, आज मैं मुंबई जाने वाली थी। वहाँ एक सुहागन देवी का बहुत नाम सुना जा रहा है कि वो अपनी आत्मा शक्ति से दिलों के भेद बता देती है। फरमान ने मुस्कुराकर पूछा, तुम किसके दिल का भेद मालूम करने के लिए जाना चाहती हो? अपने ही दिल का हाल मालूम करना चाहती हूँ। मेरे ताश के पत्ते मुझे मेरी आइडियल के बारे में कुछ कुछ बताते हैं, जबकि मैं बहुत कुछ मालूम करना चाहती हूँ। तो फिर मुंबई क्यों नहीं गई? पता चला है कि सुहागन देवी कुछ दिनों के लिए गुजरात गई हुई हैं। वो वापस आएंगी तो मैं उनसे मिलने जाऊंगी। बाय द वे, आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि एक इत्तला के मुताबिक अनीता के पिताजी का देहांत हो चुका है, लेकिन हमें शुबा है कि वो जिंदा है। क्या तुम ताश के पत्तों के जरिए बता सकती हो कि हमारा शुबा दुरुस्त है या गलत है? सॉरी, मैं उसी की किस्मत का हाल बता सकती हूँ जो मेरे सामने आकर मेरे फेंटे हुए ताश के पत्ते उठाता है। इसके पिताजी तो आने से रहे, यही तो हमें मालूम करना है कि वो इस दुनिया में हैं भी या नहीं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अनीता पत्ते उठाए तो आप उसकी किस्मत का हाल बताएं कि ये यतीम है या इस पर अभी बाप का साया है? वो ताइद में सर हिलाकर बोली, हाँ, ये अच्छा आइडिया है। मैं अनीता के बारे में बता सकती हूँ कि ये यतीम हो चुकी है या नहीं। वो वहां से उठकर ताश की गड्डी उठा कर ले आई, फिर इन्हें अच्छी तरह फेंट कर अनीता के सामने मेज पर रखा, फिर कहा, इसे काटो। अनीता ने आधी गड्डी काट कर एक तरफ रखी। वो आधी गड्डी उठाकर इसे फेंटने के बाद अनीता के सामने एक एक पत्ता एक कितार में रखने लगी। इसके बाद बोली, अब अपनी मर्जी से एक पत्ता कहीं से भी उठाकर मुझे दो, पत्ते को देखना नहीं। अनीता ने तमाम पत्तों की तरफ देखा, फिर सोचकर वहां से एक पत्ता उठाया और इसे बेला को दिया। बेला ने उसे देखे बगैर कहा, अब तुम दूसरा पत्ता उठा कर दो। अनीता ने फिर पत्तों को इधर से उधर तक देखा, इसके बाद एक पत्ता उठाकर फिर उसे दिया। बेला ने वो दोनों पत्ते एक साथ पलट कर देखे, फिर उन्हें इतनी तवज्जो से देखती रही जैसे इन पत्तों पर बहुत कुछ लिखा हो।
और वो तहरीर किसी को नजर ना आती हो लेकिन वो पढ़ रही हो। फिर उसने घूर कर फरमान को देखा और कहा, मेरे बाएं हाथ में पत्ता है, इसका ताल्लुक मर्दों से है, और दाएं हाथ में जो पत्ता है उसका ताल्लुक औरतों से है। ये बाएं हाथ वाला पत्ता बताता है कि वो दाएं हाथ वाला धोखा दे रहा है या उससे धोखा खा रहा है, दो में से कोई एक बात होती है। फिर वो अनीता को मुस्कुरा कर देखते हुए बोली, तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि तुम यतीम नहीं हुई हो, तुम्हारे पिताजी जहाँ भी हैं जिंदा हैं। अनीता खुशी से उछल पड़ी, तेजी से आगे बढ़कर बेला के पास आके उसके कदमों में बैठ गई। उसके जानू पर हाथ रखकर बोली, यू आर ग्रेट, तुम बहुत बाकमाल हो। इस वक्त मेरे पर्स में 50,000 रुपये हैं, वो मैं नजराने के तौर पर तुम्हें पेश कर रही हूँ, इसे कबूल करो। उसने नोटों की एक गड्डी परस से निकाल कर उसके सामने रख दी। फरमान कुछ उलझ गया था। बेला ओबराय ने यह खुशखबरी सुनाने से पहले उसे घूर कर देखा था। इस तरह क्यों देखा था? वो उसके अंदर पहुंचकर उसके ख्यालात पढ़ने लगा। उसने कहा था कि उसके बाएं हाथ में जो पत्ता है उसका ताल्लुक मर्द जात से, और वो पत्ता बताता है कि अनीता को कोई धोखा दे रहा है। और अनीता किससे धोखा खा रही है? उसके बाप के मुतल्लिक बताया था कि बाप धोखा नहीं दे रहा है, वो जिंदा है। लेकिन शौहर के मुतल्लिक बताया था कि वो अनीता को धोखा दे रहा है। ये बात उसने अनीता से नहीं कही थी। फरमान हैरान था कि अपनी दानिस्त में वो अनीता को धोखा नहीं दे रहा था, फिर ताश के पत्ते झूठ क्यों कह रहे थे? उसने बेला के अंदर सवाल पैदा किया कि ये नीता को किस तरह धोखा दे रहा है। इस तरह की वो नहीं है जो नीता समझ रही है, और जो नीता समझ नहीं पा रही ये वही है। बेला की ये सोच पड़ते ही फरमान को याद आ गया कि वो अनिल शर्मा बना हुआ है, जबकि वो मुसलमान है। उसका नाम फरमान है, लेकिन वो खुद अनीता के सामने खुद को अनिल शर्मा कहा करता था। वो बेला को यह हकीकत बयान करने से रोकना चाहता था। मैंने कहा, फरमान, इसे सच बोलने से ना रोको। अगर अनीता तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहती है, तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है, तो तुम्हारी हकीकत मालूम होने के बाद भी तुमसे मोहब्बत करती रहेगी। किसी को आजमाने की घड़ी आए तो उसे ज़रूर आजमाना चाहिए। बेला ने अनीता से कहा, मैं तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले चाहूंगी कि मिस्टर बिस्वास जी मेरे फेंटे हुए पत्ते उठाएं। अनीता ने कहा, मैं भी यही चाहूंगी कि तुम मेरी और अनिल की इस दवाजी जिंदगी के बारे में कुछ बातें बताओ, कुछ रहनुमाई करो। बेला ने फरमान को गहरी नज़रों से देखते हुए पूछा, क्यों मिस्टर, आप राजी हैं? मेरे फेंटे हुए पत्ते उठाएंगे? वो झिझकते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर, तुम पत्ते फेंटो। बेला पत्ते फेंटने लगी, उसे टटोलती हुई नज़रों से देखने लगी, फिर उसके आगे गड्डी रख कर बोली, इसे काटो। उसने गड्डी काटी। वो बाकी पत्ते उठाकर फिर फेंटने के बाद उसके सामने एक एक पत्ता फेंकने लगी। पत्ते बेतरतीबी से इधर उधर गिर रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा पत्ता कहाँ है। फिर उसने कहा, अपनी मर्जी से कोई एक पत्ता मुझे उठा कर दो, मगर उसको देखना नहीं। उसने एक पत्ता उठा कर दिया। बेला ने इस पत्ते को लेकर उलट कर देखा। इसे थोड़ी देर तक देखती रही, सोचती रही, फिर बोली, अब दूसरा पत्ता उठा कर दो। उसने दूसरा पत्ता दिया तो वो उसे भी उलट कर देखने लगी, फिर कहा, तीसरा पत्ता उठा कर दो। फरमान ने तीसरा पत्ता उठाकर देते हुए कहा, क्या बात है, मुझसे इतने ज्यादा पत्ते क्यों उठवा रही हो? वो दूसरा पत्ता उसे दिखाते हुए बोली, ये दुग्गी है। ये पत्ता बता रहा है कि तुम दो कश्तियों के सवार हो। मैं देखना चाहती हूँ कि सच क्या है, इसलिए ये तीसरा पत्ता उठाने को कहा है। उसने तीसरे पत्ते को उलट कर देखा। इस पत्ते को थोड़ी देर तवज्जो से देखती रही, फिर बोली, मिस्टर चैटर्जी, आप उलझी हुई शख्सियत के मालिक हैं। जो हो वो नहीं हो, और जो नहीं हो वो नजर आ रहे हो। वो समझ गया कि क्या कह रही है, फिर भी अनजान बनकर बोला, तुम उलझी हुई बातें कह रही हो, खुलकर कहो। तुम आलमी शोहरत रखने वाले बिस्वास चैटर्जी नहीं हो। तुम अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो। अनीता ने जल्दी से कहा, नहीं बेला, तुम गलत समझ रही हो, मैं इनकी असलियत जानती हूँ। तुम्हारी बात मानती हूँ कि ये बिस्वास चैटर्जी नहीं है, इनका असल नाम अनिल शर्मा है। यही तो तुम नहीं जानती, इनका असल नाम अनिल शर्मा भी नहीं है। अनीता ने चौंक कर एकदम से फरमान को देखा। फरमान ने सर झुका लिया, जैसे सरे तस्लीम खम कर लिया। अनीता ने उसे चुभती हुई नजरों से देखते हुए कहा, बेला के हाथ के पत्ते कभी झूठ नहीं बोलते, तुम क्या कहते हो? उसने कहा, अनीता, तुम्हें याद होगा जब हमारी मुलाकात ट्रेन में हुई थी, उस वक्त मैं आला बीबी के साथ था। मैंने और आला बीबी ने साफ कहा था कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम फरमान है, लेकिन तुम बजिद्दी थी कि मैं अनिल शर्मा हूँ। वह बोली, ठीक है, तुमने कहा था, फिर तुमने ये तस्लीम क्यों किया कि तुम मेरे अनिल हो? उस वक्त मैंने जानबूझकर तस्लीम नहीं किया। तुम्हारे बाप ने पता नहीं क्या जादू चलाया था कि मेरा दिमाग घूम गया था। मैं आर्जी तौर पर खुद को भूल गया था और अपने आप को अनिल शर्मा समझने लगा, तुम्हारा दीवाना हो गया। यानी दीवाने हो गए थे, अब नहीं हो? कैसी बातें कर रही हो? अब तो तुम ही मेरी जिंदगी हो। पहले आला बीबी मेरे दिल में समाई हुई थी, फिर मैंने समझ लिया कि वो आसमान है, मैं ज़मीन हूँ, और ज़मीन पर खड़े होकर हाथ बढ़ाकर उसे छू नहीं सकूंगा। फिर वह समझाने के अंदाज में बोला, मेरी बात को और अपने बाप के रवैये को समझने की कोशिश करो। जैसा कि तुम जानती हो कि मैं पहले आला बीबी को चाहता था, फिर तुम्हारे बाप ने मुझे तुम्हारी तरफ माइल कर दिया। मैं जबरन तुम्हारे पास लाया गया, लेकिन जब तुम्हारे पास पहुंच गया और देखा कि तुम मुझे दिलो जान से चाहने लगी हो, तो फिर मैं भी तुम्हें उसी शिद्दत से चाहने लगा। आज भी तुम्हें चाहता हूँ। मेरी चाहत में किसी का अमल दखल नहीं है। कोई मुझे मजबूर नहीं कर रहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करूँ। मैं खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर कहता हूँ कि तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ।
उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो आंचल से आंसू पहुँचते हुए बोली, तुमने जब खुद को अनिल शर्मा तस्लीम कर लिया तो मैंने इस बात को बिल्कुल ही भुला दिया कि तुम खुद को कभी मुसलमान कह रहे थे और तुम्हारा नाम फरमान था। आज तुम फिर अनिल शर्मा होने से इनकार कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि मैं आज तक एक मुसलमान के साथ सोती रही और अपना सब कुछ लुटाती रही। अगर ये शिकायत है तो ये शिकायत अपने बाप से करो। उसी ने मुझे तुम्हारी तरफ माइल किया था और मुझे अनिल शर्मा बनने पर मजबूर किया था। धोखा मैंने नहीं दिया है, तुम्हारे बाप की जादूगरी ने तुम्हें धोखा दिया है। वो मुझे अपना गुलाम बनाकर मेरी टेलीपैथी से फ़ायदा उठाना चाहता था। उसने तुम्हारे हुस्न शबाब के ज़रिए मुझे फांसा। अपने बेगैरत बाप से पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं पिताजी से क्या शिकायत करूं? उन्होंने पहले मुझे धोखा दिया, तुमसे जुदा कर दिया। अगर उन्होंने तुम्हें अनिल शर्मा बनाकर मेरी तरफ माइल किया तो वो एक बाप की मोहब्बत है कि वो अपनी बेटी को मेरे अनिल से महरूम करना नहीं चाहते थे। अनिल ने दूसरा जन्म नहीं लिया था, इसलिए उन्होंने तुम्हें अनिल बना दिया। मैं अपने बाप की मोहब्बत को समझती हूँ। वाह, शाबाश, बाप की मोहब्बत को समझ रही हो, इसलिए वो बेगैरत नहीं है। मेरी मोहब्बत को नहीं समझ रहे हो, इसलिए मैं धोखेबाज हूँ और तुम्हें अनिल बनकर धोखा दे रहा हूँ। वो झुंझलाकर बोली, मैं कुछ नहीं जानती। मुझसे साफ साफ कहो कि तुम अब मेरे अनिल हो या फरमान हो। मैं मोहब्बत के रिश्ते से तुम्हारा अनिल हूँ और सारी ज़िंदगी अनिल बनकर तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा। नहीं, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो तुम्हें सचमुच अनिल शर्मा बनना होगा और हिंदू धर्म इख्तियार करना होगा। मैं एक मुसलमान के साथ सारी ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी। फजूल बातें ना करो, तुम अपने धर्म पर कायम रहो, मैं अपने दीन पर कायम रहूँगा। इसी तरह हमारी ज़िंदगी प्यार और मोहब्बत से गुजरती रहेगी। वो एक झटके से उठ खड़ी हुई, फिर बोली, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी। मैंने अपना तन मन सब तुमको दिया है, क्या तुम मेरी खातिर मेरे धर्म में नहीं आ सकते? दीन और धर्म का ताल्लुक सिर्फ दिल से नहीं होता, रूह की गहराइयों से होता है। जिधर इंसान बचपन से माल रहता है वही दीन, वही धर्म उसके हवास पर छाया रहता है और उसकी रूह में हर लम्हा उतरता रहता है। इसलिए वो अपने दीन या धर्म से अलग नहीं हो सकता। ज़बरदस्ती अगर किसी को धर्म या दीन बदलने पर मजबूर किया जाए तो वह अपना धर्म बदल लेगा, मगर दिल से उस धर्म को नहीं मानेगा। क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे इत्मीनान के लिए झूठ बोलूं और ये धर्म अपनाकर तुम्हें धोखा देता रहूं, जबकि मैं अपनी रूह की गहराइयों से मुसलमान हूं और मुसलमान ही रहूंगा? उसके ख्यालात फरमान को बता रहे थे कि वहां वो ठहरना नहीं चाहती, गुस्से से चली जाना चाहती है। दिल तो नहीं चाह रहा है कि अपने अनिल शर्मा को छोड़कर जाए, मगर गुस्सा दिखाना जरूरी था। इसलिए वो दंदनाती हुई गुस्से में बंगले से बाहर जाकर कार में बैठ गई। फरमान उठकर जाना चाहता था। बेला ने कहा, जस्ट अ मिनट, अभी आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। फरमान ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। वो उसे दुग्गी का पता दिखाते हुए बोली, आपने ये पत्ता उठाकर मुझे दिया था और मैंने कहा था कि आप 2 कश्तियों के सवार हैं। क्या इसका मतलब समझ सकते हैं? अभी मेरा जहन उलझा हुआ है, प्लीज़ तुम मुझे समझा दो। सीधी सी बात है, आप अनीता को चाहते तो ज़रूर हैं, लेकिन अब दूसरी लड़की से भी मुतासिर हो रहे हैं, गैर शऊरी तौर पर उसकी तरफ खिंचे जा रहे हैं। फरमान ने इनकार में सर हिलाकर कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी ये बात बिल्कुल गलत है। मेरे पत्ते कभी झूठ नहीं बोलते। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं फिर अपने माजी की तरफ लौट रहा हूँ और आला बीबी की तरफ माइल हो रहा हूँ? नहीं, मैं माजी की बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल हाल की बात कर रही हूँ। आप अंदर ही अंदर मेरी तरफ खिंचे जा रहे हैं। उसने एकदम से चौंक कर उसे देखा, नज़र मिलते ही नज़र चुरा ली। वो बोली, नज़रें क्यों चुरा रहे हो? हकीकत को तस्लीम करें। वो हिचकिचाते हुए बोला, बेशक मेरा दिल तुम्हारी तरफ माइल हो रहा है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारी तरफ माइल होने लगा हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत का, मेरी शराफत का तकाजा यह है कि मैं सिर्फ अनीता से मोहब्बत करता हूँ। बेहतर यही है कि आप अनीता से वाबस्ता रहें और मेरा ख्याल दिल से निकाल दें, क्योंकि आप मेरे आइडियल नहीं हैं। जिसे देखते ही मेरा दिल खिंचा चला जाएगा वही मेरा आइडियल होगा। उसने अपनी जगह से उठकर कहा, तुम्हारी साफ कोई का शुक्रिया, मैं जा रहा हूँ। वो जाना चाहता था। उसने कहा, जस्ट अ मिनट, एक और अहम बात रह गई है। उसने पलट कर उसे सवालिया नज़रों से देखा, फिर पूछा, अब और कहने को क्या रह गया है? वो बोली, आप अनीता को दिलो जान से चाहती हैं। ये मेरा और उसका मामला है, फिर भी ये कह दूं कि मैं उसे दिल से चाहता हूँ। ये और बात है, तुम्हारे गैर मामूली हुस्न शबाब को देखकर मेरा दिल आप ही आप तुम्हारी तरफ माइल हो रहा था और मैं अपने आप को समझा रहा था कि तुमसे दूर रहना चाहिए। अब मेरी यही कोशिश होगी कि अब मैं जाऊं। नहीं, मैं एक बहुत ही बुरी खबर सुनाना चाहती हूँ। उसने परेशान होकर उसे देखा, फिर पूछा, अब और कौन सी बुरी खबर है? वह एक पत्ता उठाकर बोली। अनीता ने यह पत्ता अपने दाएं हाथ से उठाया था और मैं इसे देखकर उलझन में पड़ गई थी कि मुझे सच कहना चाहिए या नहीं। मैं उसके सामने नहीं बोल सकती थी। आपसे कह रही हूँ, अनीता की जिंदगी बहुत मुख्तसर है। फरमान के ज़हन को एक झटका सा लगा। वो एक कदम पीछे हटकर बोला, ये क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ, मेरे पत्ते कभी झूठ नहीं बोलते। मेरी बात किसी भी दिन किसी भी वक्त सच हो सकती है। उसने बेला को बड़ी संजीदगी से देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, तुमसे मिलना बहुत महंगा पड़ रहा है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसी दिल हिला देने वाली खबर सुनाओगी। काश मुझे मालूम ना होता। मौत को आना होता ही है, वो अपने वक्त पर आती और अनीता को ले जाती। उस वक्त सदमा होता, मगर इतना ना होता जितना अब उसकी मौत से पहले हो रहा है। वह सर झुकाकर पलट गया। बोझल कदमों से चलता हुआ उस बंगले से बाहर आया।
अनीता रूठी हुई अगली सीट पर बैठी थी। वो स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया। उसे देखा, फिर उसे झूठ बोलने लगा। अनीता, तुम इस तरह नाराज़ नहीं होना चाहिए। जानती हो बेला ने मुझे क्यों रोका था? वो मुझसे क्या कह रही थी? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, वो कुछ भी कह रही थी मेरी बला से। हाँ, तुम मुझे एक बला समझ रही हो और ये बला तुमसे दूर होने वाली है। उसने पेशगोई की है कि मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। वो एकदम से तड़प कर पलट गई। उसे देखकर उसके गिरेबान को पकड़ते हुए बोली, मरे तुम्हारे दुश्मन, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। ऐसी बात मत करो, नहीं तो मैं अभी रोने लगूंगी। वो रोते हुए उससे लिपट गई। हिचकियां ले लेकर कहने लगी, बेला बहुत सच्ची बातें करती है, लेकिन उसका ये सच मुझे जहर लग रहा है। तुम नहीं मरोगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पहली बार उसका सच झूठ हो जाएगा, पहली बार उसके पत्ते झूठे पड़ जाएंगे। वो उससे लिपट लिपट कर बोल रही थी और रो रही थी। फरमान की आंखें भीगने लगीं। उसे अनीता के लिए मातम करना चाहिए था, लेकिन अनीता उसके लिए मातम कर रही थी। वो बड़ी मुश्किल में था। उसके साथ आंसू नहीं बहा सकता था। अपने दिल के सदमात बयान नहीं कर सकता था कि मेरी जान, मेरी महबूबा, तुम बेवफा नहीं हो, लेकिन बेवफाई करोगी। मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओगी। मौत अपनी तरफ आने वाली थी और वो मातम दूसरे का कर रही थी। अमेश भास्कर को दिन में तारे नजर आ रहे थे। मैंने उसे वार्निंग दी थी कि वह अपनी बेटी को मां बनने से नहीं रोकेगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो मैं उसकी शर्मनाक वीडियो फिल्म उसके खानदान में और उसकी सोसाइटी में जगह जगह पहुंचा दूंगा। वो कश्मकश में था कि क्या करे क्या ना करे। बिंदिया कुंवारी मां बनती तो भी बदनाम होती। वो वीडियो फिल्म रिश्तेदारों में और कारोबारी हलकों में पहुंचाई जाती, तब भी वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। वो दोनों तरफ से ही बदनाम थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वीडियो फिल्म के जरिए बदनामी को फौरन ही पार लग जाते। और जहां तक बिंदिया के मां बनने का ताल्लुक था, तो अभी जरा वक्त था। उसके सामने फिलहाल यही एक रास्ता था कि वो मेरी धमकी पर अमल करे। वैसे एक सीधा सा रास्ता उसके सामने था, वो ये कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। अगर बिंदिया ही नहीं रहेगी तो ब्लैकमेलर किसे बदनाम करेगा? उसने फोन के जरिए अपने बेटे से राब्ता किया। उसने पूछा, बेटे योगेश तुम कहाँ हो? उसने कहा, डैड मैं यहाँ स्नोकर क्लब में हूँ, एक बाजी हार चुका हूँ और जीतने वाला मुझसे 50,000 का तकाजा कर रहा है। तो फिर उसे दे दो, प्रॉब्लम क्या है? मेरी जेब में इस वक्त सिर्फ 20,000 रुपये हैं। उसे कहो अभी 2-4 घंटे में बाकी 30,000 रुपये अदा कर दोगे। उसे टालने के बाद फ़ौरन यहाँ हो, ज़रूरी काम है। डैड मुझे यहाँ दूसरा गेम खेलना है। ये पहला गेम मैं सिर्फ 5 पॉइंट से हार गया। आप देखिए अगले गेम में 50,000 से भी ज़्यादा रकम जीत लूँगा। तुम रोज़ ही जीतते और हारते रहते हो। अब ये गेम छोड़ो और फ़ौरन आओ। ऐसी क्या बात है डैड, कुछ तो बताएं। उसने कहा, तुम्हें पता है बिंदिया उस कमबख्त धर्मवीर को फांसने वाली थी। क्या बिंदिया ने उसे शीशे में उतार लिया है? नहीं, यही तो गड़बड़ हो गई है। बाजी अचानक ही ऐसी पलट गई है कि हम बुरी तरह बदनाम होने वाले हैं। ऐसी क्या बात हो गई है डैड? वो उसे बताने लगा कि किस तरह वीडियो फिल्म के जरिए उसकी बदनामी होने वाली है। फिर इसके बाद आज अचानक ये इंकशाफ हुआ कि बिंदिया माँ बनने वाली है। इस बदनामी से बचने के लिए किसी ठोस प्लानिंग की ज़रूरत है, लिहाजा वो फ़ौरन चलाए। इन बातों के दौरान में रमेश भास्कर ने कार का हॉर्न सुना। फिर बेटे से कहा, मालूम होता है बिंदिया आई है, मैं अभी उससे बातें करूंगा। तुम यहाँ आते ही बेडरूम में चले जाना। वीसीआर में एक कैसेट लगी हुई है। दरवाज़ा बंद करके उस कैसेट को देखोगे तो मालूम होगा कि बदनामी किस तरह हमारे गले में फंदे की तरह पड़ गई है। वह फ़ोन बंद करके बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में आया। बिंदिया बाहर का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ रही थी। बाप को देखते ही बोली, और डैड ये मेरे साथ क्या हो रहा है? बाप ने नागवारी से कहा, जैसी बेतुकी हरकतें करोगी उसका नतीजा तो यही होना था जो हो रहा है। जब तुम जानती हो कि 4 पैक से ज़्यादा पीते ही तुम्हें नशा होने लगता है, तो तुमने इतनी ज़्यादा क्यों पी थी? तुम्हारी एक गलती हमारे मुंह पर जूते मारी है। हम दुनिया वालों से कहाँ कहाँ मुंह छुपाते फिरेंगे। आपके ताने देने और मेरी गलतियों का हिसाब करने से मसला दूर नहीं होगा। इस बच्चे को जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। ये ख़त्म नहीं होगा, तुम इसे पैदा करोगी। वह हैरानी से बाप को देखते हुए बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो अभी ब्लैकमेलर ने मुझसे फ़ोन पर कहा। उसने धमकी दिया कि अगर इस बच्चे को ज़ाया किया जाएगा तो वह हमारे रिश्तेदारों और कारोबारी हल्के में उस कैसेट को हाथों हाथ पहुंचा देगा। वो सोफे पर धप से गिर पड़ी। फटी फटी आंखों से बाप को देखते हुए बोली, आखिर वो हमसे ऐसी दुश्मनी क्यों कर रहा है? हमसे बड़ी से बड़ी रकम क्यों नहीं ले लेता? हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? ऐसे वक्त मैंने उसकी सोच में कहा, मैं दूसरों के लिए गड्ढा खोद रही थी, खुद ही उस गड्ढे में गिर पड़ी हूँ। उसने बड़े गरूर से सोचा, ये बकवास है, मैंने किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदा है। मैंने उसकी सोच में कहा, अपनी गलतियां समझ में नहीं आती, लेकिन यह समझना चाहिए कि डैडी ने शांताबाई को जहर देने की कोशिश की, नाकाम रहे। मैं शांता की दौलत और जायदाद हासिल करने के लिए धर्मवीर को ट्रैप करना चाहती थी, लेकिन खुद ही ट्रैप हो चुकी हूँ। उसकी अपनी सोच ने कहा, ऐसा तो होता ही है, कभी शिकारी शिकार करता है और कभी खुद ही शिकार हो जाता है। ये मेरी बदनसीबी थी कि मैं खुद ही शिकार हो गई हूँ, लेकिन किसी न किसी तरह बच निकलूंगी। जिनके अंदर शैतान घर कर जाता है वो अपनी शैतानी सोच से बाज नहीं आते। वो भी अपने मजाक से और गुरूर से बाज आने वाली नहीं थी। मैं देखना चाहता था कि वो नाक लगाने वाली नाक तक दलदल में फंसने से पहले अपने गुरूर से बाज आती है या नहीं। उसका भाई योगेश आ गया। उसने बाप बेटी पर नजर डाली।
बिंदिया को घूर कर देखा, फिर उसे मुंह फेर कर तेजी से चलता हुआ अपने बाप के बेडरूम में चला गया। बिंदिया ने कहा, वो मुझे घूर रहा था, नफरत से देख रहा था। क्या आपने उसे मेरे बारे में बताया? तुम्हारे चेहरे पर बेहयाई की दास्तान लिखी हुई है, सभी तुम्हें घूर घूर कर देखेंगे, फिर नफरत से मुंह फेर कर चले जाया करेंगे। मैं जब से आई हूं आप मुझे ताने दे रहे हैं, आपका रवैया अचानक क्यों बदल गया है? क्या मैं ये सब कुछ अपने लिए कर रही थी? आप ही की प्लानिंग के मुताबिक मैंने धर्मवीर को फांसना चाहा और खुद फंस गई हूं। मुसीबत में हूं तो आप इस तरह मुझसे बातें कर रहे हैं जैसे वो बेहयाई करने मैं खुद गई थी, जबकि करवाने वाले आप हैं। सारे कैमरे और माइक वगैरह आपने लगवाए थे। मेरी बेहयाई में आप भी बराबर के शरीक हैं तो बदनामी में भी शरीक रहेंगे। फिर क्यों झुंझला रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं और क्यों मुझे ताने दे रहे हैं? मैं ये प्लानिंग ना करता और तुम बदनाम होती तो बेटी के मामले में पहले माँ बाप को ही बदनाम होना पड़ता। मैं क्यों प्लानिंग करती, क्यों ऐसा बेहयाई का खेल खेलती? ये सब कुछ तो आपका किया धरा है। आप शांताबाई की दौलत और जायदाद हासिल करना चाहते थे। उस दौलत में से मुझे कितना हिस्सा मिलता यह तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ज्यादा हिस्सा तो आप अपने बेटे को ही देते। योगेश बेडरूम से चिल्लाता हुआ बाहर आया। गरजते हुए बोला, ये कैसी बेशर्मी है, ये तो बेहयाई की इंतहा ही हो गई। इन कैसेटों को देखते ही अपनी आंखें फोड़ लेने को दिल चाहता है। बिंदिया, तुम अब तक जिंदा क्यों हो? तुम्हें तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए थी। वो गुस्से से बोली, बकवास मत करो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। इतने ही गैरतमंद हो तो मेरे साथ डैडी को भी आत्महत्या करने को कहो, या फिर इस बदनामी से बचने की कोई तदबीर करो। दुनिया का हर गलतकार अपनी गलती से इनकार करता है और दूसरों को इल्ज़ाम देता है। इस तरह तुम डैडी को भी अपनी गलती में शामिल करियो। खबरदार, तुम इस मामले में किसी के सामने डैडी का नाम नहीं लोगी। अमेश भास्कर ने कहा, मैं जानता हूँ तुम मेरी बदनामी नहीं चाहोगे, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि बहन से झगड़ा करना है। हम तीनों को मिलकर सोचना है कि उस ब्लैकमेलर से किस तरह निजात हासिल कर सकते हैं और उससे वो दोनों कैसेट किस तरह हासिल करें। आखिर वो है कौन, उसके बारे में कुछ तो मालूम हुआ होगा। वो हमसे कुछ तो चाहता होगा। हम उसे बार बार कह चुके हैं कि वो अपनी मुंह मांगी रकम ले और उस वीडियो फिल्म की मास्टर कॉपी हमारे हवाले कर दे, लेकिन वो अपना मुतालबा पेश नहीं कर रहा है। हमें टाल रहा है, बातों में उलझा रहा है। बिंदिया की एक गलती के बाद दूसरी गलती से भी फायदा उठा रहा है। वो हमें सिर्फ परेशान कर रहा है। योगेश ने कहा, वो ब्लैकमेलर कौन है हमें मालूम करना चाहिए। इतनी आसानी से मालूम होता तो कब का मालूम कर लेते, इतने परेशान ना होते। उसके घर पहुंचकर मामला तय कर लेते या उसे गोली मार देते। हम ये सब कुछ नहीं कर सकते, फिर क्या कर सकते हैं ये सोचना चाहिए। एक ही बात मेरी समझ में आती है कि तुम्हें इस शहर से कहीं दूर चले जाना चाहिए। यहाँ रहोगी तो मजीद गलतियां करती रहोगी और उस ब्लैकमेलर के इरादे मजबूत होते चले जाएंगे। वो और ज़्यादा परेशान करता रहेगा। वो बोली, अगर मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी तो वो यही समझेगा कि बच्चे को ज़ाया करने कहीं चली गई हूँ। वो अपने हाथ से हमारी एक कमज़ोरी निकलते देखेगा तो फिर फिल्म के जरिए हमें बदनाम करेगा। हम उसे मुतमईन कर देंगे कि तुम बदनामी से घबराकर घर से भाग गई हो और हम बाप बेटा तुम्हें तलाश कर रहे हैं। उसे यकीन दिलाएंगे कि जल्दी तुम्हें तलाश कर लिया जाएगा। इस दौरान में हम उस ब्लैकमेलर का नाम पता मालूम करने और उसकी शाहरग तक पहुंचने के लिए कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा क्या लिखना होगा कि जिसे पढ़कर वो ब्लैकमेलर मुतमईन हो जाए? एक तो ये लिखना है कि तुम बदनामी से घबराकर यहाँ से जा रही हो, और दूसरी बात यह कि ब्लैकमेलर की धमकी के मुताबिक बच्चे को ज़ाया नहीं करोगी। इस बात का इंतज़ार करोगी कि उस ब्लैकमेलर से समझौता हो जाए। अगर वह समझौता नहीं करेगा और बदनामी होना लाजमी होगी तो फिर तुम आत्महत्या कर लोगी। जब मैं तुम्हारी ये तहरीर उसे फ़ोन पर पढ़कर सुनाऊंगा, फैक्स या ईमेल के जरिए उस तक पहुंचाऊंगा, तो वो मजबूर हो जाएगा। ये सोचेगा कि जब तुम आत्महत्या कर लोगी, इस दुनिया में नहीं रहोगी, तो फिर किसे बदनाम करेगा, किसे ब्लैकमेल करेगा। योगेश ने तायद की, अच्छा आइडिया है, इस तरह उसे समझौता करने पर मजबूर किया जा सकता है। वो राजी होकर बोली, अच्छी बात है, अगर मेरी तहरीर से मसला हल हो सकता है तो मैं अभी लिख देती हूँ। वो लिखने के लिए अपने बेडरूम की तरफ गई। योगेश ने कहा, डैड आपकी यह तदबीर अच्छी है। उस तहरीर को पढ़ने के बाद वो ब्लैकमेलर समझौते पर आमादा हो जाएगा। अपनी मुंह मांगी रकम लेकर वो कैसेट्स वापस कर देगा। फिर बिंदिया को उस बच्चे से भी निजात मिल जाएगी। बिंदिया वो तहरीर लिख कर ले आई। बाप बेटे ने इसे पढ़ा और मुतमईन हो गए। मैं अमेश भास्कर के ख्यालात पढ़ रहा था। वो कुछ सोच रहा था। उसने बिंदिया से कहा, तुम फौरन अपना ज़रूरी सामान पैक करो और अभी ये शहर छोड़कर चली जाओ। जहाँ भी जा रही हो हमें बता दो, ताकि हम बाप बेटे तुम पर नज़र रखें और तुम्हारी हिफाजत करते रहें। वो बोली, मेरे पास सिर्फ 50,000 कैश है, पता नहीं मुझे कहाँ जाना होगा और कितने दिनों तक रहना होगा। तुम फिक्र ना करो, वहाँ पहुँचकर हमें फ़ोन करोगी तो तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत से भी ज़्यादा रकम पहुँच जाएगी। वो अपना सामान पैक करने चली गई। योगेश ने कहा, डैड वो स्नोकर मैं जीतने वाला मुझसे 30,000 का तकाजा कर रहा है। मैं अभी तुम्हें दे रहा हूँ, उसे अभी रकम अदा करके फ़ौरन बिंदिया का पीछा करो। ये जहाँ जाती है वहाँ जाओ और मौका देखकर इसे मौत के घाट उतार दो। मैंने पहले ही भास्कर के इरादे पढ़ लिए थे। बिंदिया को ड्राइंग रूम से बाहर जाते ही दरवाजे के पास रोक दिया था। वो वहाँ खड़ी बाप बेटे की बातें सुन रही थी। योगेश कह रहा था, वो डैड आप बहुत चालाक हैं, इसलिए आपने बिंदिया से ये तहरीर ली है कि वो हालात से मजबूर होकर आत्महत्या कर सकती है। जब वो मर जाएगी तो उसकी तहरीर के मुताबिक ये साबित होगा कि उसने होने वाली बदनामी से घबरा कर जान दे दिया।
वो हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर खला में तक रही थी। सोच रही थी कि क्या बाप और भाई इतना गिर सकती हैं कि उसे बेहया बनाने के बाद अब मौत के घाट उतार देना चाहती हैं। उसका बाप कह रहा था, बेटे बहुत होशियारी से काम करना होगा। उसकी मौत ऐसी होनी चाहिए कि जैसे उसने आत्महत्या की हो। तभी हम उस ब्लैकमेलर को यकीन दिला सकेंगे और उससे निजात हासिल कर सकेंगे। डैड, यह आत्महत्या का केस अभी हो सकता है। मैं उसका गला दबोच कर मार सकता हूँ। यहाँ मुनासिब नहीं है। इसने जो लिख कर दिया उसके मुताबिक पहले उसे घर से चले जाना चाहिए। कहीं बाहर उसकी मौत होनी चाहिए। बिंदिया उसी वक्त ड्राइंग रूम में जाकर बाप और भाई से झगड़ा करना चाहती थी। कहना चाहती थी कि उसने सारी बातें सुन ली हैं, अब उनके फ्रेम में नहीं आएगी। लेकिन मैंने उसके दिल में खौफ पैदा किया कि वो यहीं इसी वक्त उसकी जान ले सकती हैं। योगेश अपने पास एक पिस्तौल रखता है। अगर वो काबू में नहीं आएगी तो उसे गोली मार सकता है। दानिशमंदी यही है कि वो चुपचाप वहां से फरार हो जाए, कहीं जाकर अपना ठिकाना बनाए, फिर अपने बाप और भाई से निमटने का कोई रास्ता निकाले। वो तेजी से चलते हुए अपने बेडरूम में आई। एक सफरी बैग में ज़रूरी सामान रखने लगी। उसने बाप से झूठ कहा था कि उसके पास सिर्फ 50,000 रुपये हैं, जबकि अलमारी के सेफ में 2.5 लाख रुपये रखे हुए थे। उसने वहां से तमाम रकम निकाली, फिर अपना सफरी बैग उठाकर वहां से चली गई। वो बाप और बेटा थोड़ी देर तक उसका इंतजार करते रहे। फिर बाप ने ड्राइंग रूम से निकलकर कॉरिडोर में पहुंचकर उसे आवाज़ दी, बिंदिया तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, देर ना करो। तुम्हें इस शहर से फौरन चले जाना चाहिए। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ जाएगा, फिर किसी दूसरे शहर में तुम्हारी रिहाइश का इंतजाम करके चला आएगा। उससे बिंदिया की तरफ से जवाब नहीं मिल रहा था। उसने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर उसे आवाज़ें देता हुआ उसके बेडरूम में आया तो वो नहीं थी। खुली हुई अलमारी और बिखरा हुआ सामान बता रहा था कि वो जा चुकी है। योगेश ने आकर पूछा, क्या हुआ डैड, वो कहाँ है? मालूम होता है उसने हमारी बातें सुन ली है। वो हमसे दूर रहने के लिए चुपचाप हमें धोखा देकर चली गई है। योगेश ने कहा, हम उसे इस तरह नहीं जाने देंगे। वो दोनों तेजी से चलते हुए बाहर आए। उनके पास 2 गाड़ियां थीं। एक गाड़ी वो ले गई थी। वो दोनों दूसरी गाड़ी में बैठ गए। बाप ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए कहा, आगे जाकर तुम कोई रेंटेड कार ले लो और एयरपोर्ट की तरफ जाओ। मैं हाईवे की तरफ जाऊंगा। वो कार ले गई है, हाईवे पर जा सकती है। डैड, वो ट्रेन के जरिए भी कहीं जा सकती है। वो आरामदेह सफ़र की आदी है, ट्रेन से नहीं जाएगी। वो आगे जाकर रेंट ए कार की एजेंसी पर उतर गया। बाप आगे बढ़ गया। वह वहां से एक कार रेंट पर हासिल करने लगा। अब उन तीनों को बड़ी देर तक और दूर तक भटकते रहना था। हंसराज जोग्या का मौजूदा नाम रंजीत था। पहले वह मद्रास के इलाके में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस था। जब चंडाल जोग्या भारतीय काबरीन के साय में आ गया और शाहाना जिंदगी गुजारने लगा तो उस वक्त वह अपने बेटे का ट्रांसफ़र दिल्ली करवा चुका था। आजकल वो वहीं रह रहा था। उसने इब्तदा में बेटे को ये नहीं बताया कि वो भारतीय हुक्मरानों के साथ मिलकर अपने देश के लिए काम कर रहा है। सिर्फ इतना कहा कि वह हमेशा अपनी बेटी और बेटे से राब्ता नहीं रखेगा, बहुत ज़रूरत के वक्त आया करेगा। लिहाजा उसे दिल्ली पहुंचने के बाद शराब पीने से तौबा करनी होगी, वरना कोई भी दुश्मन टेलीपैथी जाने वाला उसके दिमाग में आकर उसके बाप का सुराग लगा सकता है। बेटा अपने बाप की तरह हवस परस्त था। अगर शराब से तौबा करता तो शबाब से कभी तौबा ना करता। जब शबाब के करीब जाता तो शराब की तलब होती। ये दोनों ख्वाहिशात लाजम मलजूम थीं। उसने बाप की एक बात मान ली थी। फिलहाल शराब से तौबा कर ली। उधर दिल माइल होता था, बोतल देखकर दिल लल जाता था, लेकिन बाप से डरता था। वो अपने मंत्रों के जरिए या ख्याल ख्वानी के जरिए उसे बड़ी सख्त सजाएं दिया करता था। इसके अलावा टेलीपैथी जानने वाले दुश्मनों से भी खतरा था कि वो जान को आ जाएंगे। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होने के बायस पूरे दिल्ली शहर में उसकी हुक्मरानी थी। जितने बदनाम और खतरनाक मुजरिम थे उसके सामने हाथ जोड़ते थे। अपनी कमाई का आधा हिस्सा उसके हवाले करते थे। वो माल भी खूब कमाता था और एक से बढ़कर एक हसीन औरत से दोस्ती भी करता। इन दिनों एक हसीन औरत रेणुका से दोस्ती थी। वो कोई बाजारिया सोसाइटी गर्ल नहीं थी, एक अमीरजादी थी। हंसराज पर दिल आ गया था, इसलिए उसके साथ वक्त गुजारने लगी थी। इस वक्त भी वो पुलिस हेडक्वार्टर से निकलकर रेणुका के बंगले में आया था। उसे कह रहा था, कल इतवार की छुट्टी है, आज हम तमाम रात जागते रहेंगे, घूमते फिरते और ऐश करते रहेंगे। वो बोली, मैं इतनी भी आज़ाद नहीं हूँ कि पूरी रात तुम्हारे साथ गुजारूँ। मेरे पिताजी को हमारे अफेयर का पता चलेगा तो वो मेरा घर से निकलना बंद कर देंगे। मेरी जान, डरती क्यों हो? मैं कोई मामूली अफसर नहीं हूँ, आईजी ऑफ पुलिस हूँ। बात खुलेगी तो तुम्हारा बाप मुझे दामाद बनाने में फ़ख्र महसूस करेगा। जाओ फ़ौरन चेंज करके आओ, हम रात का खाना बाहर खाएंगे। वह मुस्कुराती हुई अपने बेडरूम की तरफ चली गई। उसके माता पिता शिमला गए हुए थे, घर में कोई नहीं था। वह एक सोफे पर बैठ गया। ऐसे ही वक्त चंडाल ने उसे राब्ता किया। वो अपने अंदर बाप की आवाज़ सुनकर सीधा बैठ गया। बाप ने कहा, मैं अभी तुम्हारे ख्यालात पढ़ रहा था। मुझे खुशी है कि तुमने शराब छोड़ दिया, मगर शबाब से बाज नहीं आए। कोई बात नहीं, मैं रेणुका के भी ख्यालात पढ़ चुका हूँ। वो एक अमीरजादी है, अच्छे घराने की लड़की है। बस इसी से ताल्लुक़ रखो, 10 जगह मुंह मारते ना फिरो। मेरे हर हुक्म की तामील करते रहो, वरना मैं फिर तुम्हें सज़ा दे सकता हूँ। आप देख रहे हैं कि आपकी हर बात मानता रहता हूँ। आपकी बदौलत राजा महाराजा की तरह ज़िंदगी गुजारूँ, और मुझे क्या चाहिए? मुझे तुमसे बहुत बड़ा काम लेना है। मैं तुम्हें कल सुबह तक बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए।
जब तुम दफ्तर जाओ तो कम से कम एक हफ्ते की छुट्टी ले लो। मैं जिस दिन कहूँ उस दिन शिमला पहुँच जाओ, फिर मैं बताऊँगा कि तुम्हें करना क्या है। मैं छुट्टी लेकर वहाँ पहुँचूँगा, जो कहेंगे वही करूँगा, लेकिन पहले से कुछ बता देना कि करना क्या है, ताकि मैं ज़हनी तौर पर तैयार रहूँ। उसने कहा, आर्मी के 6 योगा जाने वाले अफसरान ने मुझे अपना पाबंद बना रखा है। उनमें से 2 अफसरों को तो मैंने मौत के घाट उतार दिया है, बाकी 4 रह गए हैं। उन चारों का भी खात्मा करना है। मैं तुम्हारे ज़रिए उन्हें एक-एक करके ख़त्म करूँगा। ऐसी बात है तो फिर समझें कि उनका खात्मा हो चुका है। मैं कल ही से 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर शिमला जाने के लिए तैयार रहूँगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। यहाँ मुझे मोहतात रहना पड़ता है। वो चारों अफसरान मेरी निगरानी करते हैं। मुझे अपनी मर्ज़ी के खिलाफ कहीं ख्याल खुआने की इजाज़त नहीं है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ खुफिया कैमरे लगा रखे हैं। दिन रात देखते रहते हैं कि कहीं मैं चोरी छुपे किसी से ख्याल खुआने के ज़रिए राब्ता तो नहीं कर रहा हूँ, और किसी दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले से दोस्ती तो नहीं कर रहा हूँ। मैं कहीं उन्हें नुकसान पहुँचाने वाला काम तो नहीं कर रहा हूँ। ये उल्लू के पट्टे नहीं जानते कि मैं उन्हें किस तरह उल्लू बना रहा हूँ। बहरहाल, मैं कल सुबह तुमसे राब्ता करूँगा। वो उसके दिमाग से चला गया। थोड़ी देर बाद रेणुका बंद संभर कर उसके पास आई। उसने उठकर उसे धड़कनों से लगा लिया। उसके हुस्न की और उसकी खुश लिबासी की तारीफें करने लगा। उसी वक्त कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी। उसने नागवारी से कहा, ऐसे वक्त कौन कबाब में हड्डी बनने चला है? वह मुस्कुराती हुई खुद को उससे छुड़ाती हुई बोली, मैं देखती हूँ कौन है। वह दरवाजे की तरफ जाने लगी। उसने कहा, कोई भी हो उसे टाल दो, मैं रंग में भंग पसंद नहीं करता। रेणुका ने दरवाज़ा खोला। खुले हुए दरवाजे के बाहर बिंदिया खड़ी हुई थी। उसे देखते ही वो खुशी से चहक कर बोली, हाय बिंदिया, तुम अचानक सरप्राइज़ देने आई हो? वो अंदर आते हुए बोली, मैं सरप्राइज़ देने नहीं आई हूँ, मुसीबत में हूँ, तुम पर मुसीबत बनकर आई हूँ। ऐसी बात करेगी तो थप्पड़ मार दूंगी। ये मेरा ही नहीं तेरा भी घर है। माताजी और पिताजी तुझे देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। हंसराज हो गया। उसे ललचाई हुई नजरों से देख रहा था। वो ऐसी ही थी। उसका जरखेज बदन ऐसा चीखता हुआ था कि चलते फिरते लोगों को पुकारता था। रेणुका हंसराज जोगिया से उसका तारुफ कराने लगी। मैं बिंदिया के अंदर था। वो अपने बाप और भाई के मशवरे पर शहर छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन उनके खबीस चेहरे असल में सामने आए तो पता चला कि वो उसे कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसने शहर से कहीं दूर जाने का इरादा तक कर दिया। यह फैसला कर लिया कि अपनी अजीज तरीन और राजदार सहेली रेणुका के पास जाएगी और उसी के घर में छुप कर रहेगी। उसके जहन में ये बात आई थी कि जो शख्स उसे ब्लैकमेल कर रहा है वो उसका मोबाइल नंबर जानता है, उससे किसी वक्त ज़रूर रब्ता करेगा। तो वो अपने तमाम हालात उसे बताएगी और उसके सामने झुक जाएगी। उसकी हर शर्त मानकर उसे अपना दोस्त बना लेगी। ऐसी चालाकी से काम लेकर वो बाप और भाई के दुश्मन इरादों से महफूज रह सकेगी। वो पहले अच्छी तरह संभल कर मजबूती से कदम जमाकर बाप और भाई से इंतकाम लेना चाहती थी। रेणुका के घर इसीलिए आई थी कि उसके घर में महफूज रहकर बड़े आराम से अपने बदतरीन हालात पर काबू पा सकती थी। मैं रेणुका के ख्यालात पढ़ने लगा। वो आम रईस जातियों की तरह थी। मिजाज में रोमानियत थी। जो पसंद आता था उसे बॉयफ्रेंड बना लेती थी। इस बार वो हंसराज जोगिया पर मरमिटी थी। वो कद्दे आवर सेहतमंद पहलवान जैसा था। दावा करता था कि तनहा 2-4 पहलवानों को पिछाड़ सकता है और दुश्मनों के छक्के छुड़वा सकता है। उसने रेणुका के भी छक्के छुड़ा दिए थे। वो परेशान होकर बोलती थी, तुम तो दरिंदे हो, थकने का नाम ही नहीं लेते, आखिर क्या खाते पीते रहते हो? वो बड़े फखर से कहता था, मैंने बरसों पहलवानी की है और योगा का माहिर हूँ। पूरे 10 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ। हम योगा जाने वाले कुश्ती लड़ते वक्त थकते नहीं हैं, अपने मद्दे मुकाबिल को थका मारते हैं। रेणुका के हालात पढ़कर मैं मोहतात हो गया। ये मालूम हो गया कि मैं उसके दिमाग में जाना चाहूँगा तो वो सांस रोक लेगा। ना ही मैं उसके अंदर जा सकूंगा और ना उसके ख्यालात पढ़ सकूंगा, ना ही उसकी असलियत मालूम कर सकूंगा कि वो कौन है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि तमाम योगा जाने वालों का ताल्लुक टेलीपैथी की दुनिया से या ख्याल ख्वानी करने वालों से हो। वैसे ताल्लुक हो या ना हो, लेकिन यह तजस्सुस पैदा होता है कि आखिर वो योगा जाने वाला कौन है। हंसराज के बारे में भी मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हुआ। मैं नहीं जानता था कि वो चंडाल का बेटा है और उसका मौजूदा नाम रंजीत शर्मा है। रेणुका के ख्यालात ने बताया कि वो आईजी ऑफ पुलिस है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि चंडाल का बेटा पुलिस का सबसे बड़ा अफसर है और इस वक्त मेरे निशाने पर आया हुआ है। मैंने सोच लिया कि बड़ी सहूलत से रफ्ता रफ्ता इसके दिमाग का दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुंचूंगा और इसके चोर ख्यालात पढ़ूंगा। मैं उसे रेणुका के जरिए ट्रैप कर सकता था, लेकिन मेरा मकसद बिंदिया को जगह जगह भटकाना था, जलीलो ख्वार करना था, ताकि वो कदम कदम पर ठोकरें खाती रहे और अपने गुरूर के साथ औंधे मुंह गिरती रहे। मैं बिंदिया के जरिए उसकी असलियत मालूम कर सकता था। उसे बिंदिया की तरफ माइल करना ज़रूरी नहीं था। वो तो पहली ही नज़र में उसके लिए ललचाने लगा था। लिहाजा मैं बिंदिया के अंदर उसके लिए नरम गोशा पैदा करने लगा। उसका जहन मेरी मर्जी के मुताबिक हंसराज की तरफ माइल होने लगा। वो बातें करने के दौरान मैं उसे मदऊ करने वाली निगाहों से देखती रही और अपने हालात बताती रही। उसने ये तो नहीं बताया कि उससे किस कदर शर्मनाक हरकतें सरजद हुई हैं। सिर्फ इतना कहा कि ब्लैकमेलर उसकी एक कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर उसे परेशान कर रहा है। वो इस बुरी तरह बदनाम होने वाली है कि बाप और भाई बदनामी से बचने के लिए उसे मार डालना चाहते हैं। वो अपनी जान बचाकर वहां पनाह लेने आई है। हंसराज सीना तान कर बोला, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा बाल बीबी का नहीं होगा। मैं शहर का आईजी ऑफ पुलिस हूँ। पूरा शहर मेरी मुट्ठी में रहता है। तुम्हारे बाप और भाई क्या चीज़ है और वो ब्लैक मेलर क्या बेचता है, मैं सबकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। फोन की घंटी सुनाई दी।
रेणुका ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। हेलो कहा तो दूसरी तरफ से उसके बाप की आवाज़ सुनाई दी। हेलो बेटी, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं पिताजी, बस यूं ही बाहर जाकर रात का खाना खाना चाहती हूँ। आप सुनाएं माता जी के साथ कब आ रहे हैं? मैंने यही बताने के लिए फ़ोन किया है कि अभी हम रात के 11 बजे की फ़्लाइट से आ रहे हैं। वह हैरानी और परेशानी से हंसराज को देखकर फ़ोन पर बोली, इतनी जल्दी और अचानक आ रहे हैं? आपने इतला भी नहीं दी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? ओह पिताजी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप 11 बजे तो क्या, अभी आ जाएं। बाप ने हंसते हुए कहा, फ़्लाइट 11 बजे पहुंचाएगी, उससे पहले कैसे आ सकूंगा? बहरहाल तुम होटल जाना चाहो तो जाओ, हम भी रात का खाना खाकर ही आएंगे। ओके सी यू माय डार्लिंग, हम पहुंच रहे हैं। राब्ता ख़त्म हो गया। वह रिसीवर रखकर बोली, रंजीत ये तो गड़बड़ हो गई। माता पिताजी अभी 11 बजे यहाँ पहुँचने वाले हैं। मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा सकूंगी। हंसराज ने कहा, मैं खुद तुमसे कहने वाला था कि हम आउटिंग का प्रोग्राम कैंसिल कर दें, इसलिए कि तुम्हारी सहेली बिंदिया भी बहुत मुसीबत में है। पहले मैं इसकी मुसीबतें दूर करूंगा। अभी इसके बाप और भाई से निमटना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि वो कमबख्त ब्लैकमेलर कौन है। फिर उसने बिंदिया से कहा, तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे तमाम प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। मैंने बिंदिया को इनकार करने नहीं दिया। वह एहसानमंदी से बोली, मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूँ? आप अभी मेरे साथ चलेंगे? वह बाप और भाई की तरफ जाना नहीं चाहती थी, दिल ही दिल में डर रही थी। लेकिन मैं उसे हौसला दे रहा था कि एक आईजी ऑफ पुलिस उसके साथ है। वो बाप भाई के पास जाए या ना जाए, लेकिन इस आईजी को ट्रैप करना चाहिए। ये मुट्ठी में रहेगा तो बाप भाई तो क्या, उस पुरस्कार ब्लैकमेलर से भी बच सकेगी। रेणुका ने कहा, तुम्हें रंजीत के साथ जाना चाहिए। तुम्हारी तमाम मुसीबतें सुबह तक दूर हो जाएंगी। फिर तो मुझे तुम्हारे घर से अभी जाना होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे माता पिता को मेरे हालात मालूम हो, ये भी मालूम हो कि मैं आईजी साहब के साथ इधर उधर भटक रही हूँ। प्लीज़, जब तक मेरी मुसीबतें दूर ना हो, तुम अपने माता पिता को मेरे बारे में कुछ ना बताना। मैं यहाँ से जा रही हूँ, फिर किसी वक्त आऊँगी। वो अपना सफरी बैग उठाकर बंगले से बाहर आई, फिर उसकी कार में आकर बैठ गई। उसने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाई, फिर बंगले के हाथे से बाहर निकलने के बाद बोला, इस वक्त तुम्हारा बाप और भाई कहाँ होंगे? वो मेरी मर्जी के मुताबिक बोली, वो तो मुझे ढूंढते फिरे होंगे और रात भर मेरी तलाश में भटकते रहेंगे। घर जाना फजूल है। हाँ, जब तक मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना करूँ उस वक्त तक घर नहीं जाना चाहिए। ये बताओ, कोई दूसरा ठिकाना है? नहीं, मैं किसी होटल में रह लूँगी। कैसी गैरों जैसी बातें करती हो? मेरा घर मौजूद है। वहाँ एक रात तो क्या, हज़ारों रातें गुजार सकती हो। मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। कैसी बातें करती हो? तुम चलो तो सही। मेरी एक आदत ऐसी है जिसे आप पसंद नहीं करेंगे। मैं तुम्हारी तमाम आदतें बर्दाश्त करूंगा। बाय द वे, तुम्हारी आदत क्या है? यही कि मैं रात को खाने से पहले थोड़ी सी पीती हूँ। वो एकदम चहक कर बोला, अरे वाह, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं दिल की गहराइयों से तुम्हें वेलकम करता हूँ। इसका मतलब हुआ कि आप भी मेरा साथ देंगे? वो ज़रा झिझकते हुए बोला, नहीं, बात यह है कि मैं योगा का माहिर हूँ, सुबह वर्जिश करता हूँ, मुझे पीना नहीं चाहिए। तो फिर रहने दे, मैं भी नहीं पीऊंगी। वो परेशान होकर सोचने लगा कि कहीं ये मछली हाथ से फिसल ना जाए। समझा बुझाकर इसे अपने घर ले जाना चाहिए। वो हिचकिचाते हुए बोला, मैं पहले बहुत पिया करता था, फिर मेरे पिताजी ने मना कर दिया, तब से मैंने बोतल को हाथ नहीं लगाया। बूढ़े माँ बाप तो मना करते ही हैं कि आप इतने फरमाबरदार हैं कि मेरी खातिर भी बोतल को हाथ नहीं लगाएंगे। बिंदिया ने मेरी मर्जी के मुताबिक उसके शाने पर हाथ रखकर कहा, आज आप मेरी खातिर मेरा साथ देंगे? प्लीज़ हाँ कह दें। वो एकदम से पिघल गया, फिर बोला, हाँ हाँ, मैं तुम्हें नाराज़ नहीं कर सकता। तुम मेरी मेहमान होगी, जो कहोगी वही करूँगा, तुम्हारा भरपूर साथ दूंगा। उसने एक जगह कार रोककर ब्लैक लेबल विस्की की 2 बोतलें खरीदी, फिर कार में आकर बैठ गया। मैं उसे शीशे में उतार चुका था। बिंदिया ने मेरी मर्जी के मुताबिक उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा सा कैमरा है? मेरे पास बेहतरीन कैमरा है, बेहतरीन तस्वीरें उतारी जा सकती हैं। वो बड़े नखरे से इठलाकर बोली, मैं तस्वीरें उतरवाना चाहती हूँ, प्लीज़ यहाँ से फिल्म के रोल ले चलो। उसने एक दुकान के सामने गाड़ी रोककर फिल्म के 2 रोल खरीदे, फिर कार में आकर बैठ गया। वो जैसा कह रही थी वो वैसे ही कर रहा था। उसे देख देख कर ललचा रहा था, दीवाना हो रहा था। वह तमाम सामान लेकर अपने बंगले में आ गया। एक मुलाजिम वहाँ काम करता था, उसके लिए खाना पकाता था और घर की सफाई करता था। उसने मुलाजिम को छुट्टी दे दी, फिर बिंदिया से पूछा, पहले कुछ खाओगी या पियोगी? पहले कुछ पी लें, फिर खाएंगे, फिर पिएंगे, फिर खाएंगे। रात हमारी है, दिन हमारे हैं, जिंदगी हमारी है, हम आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं, जो चाहेंगे करेंगे। वो उसे खींच कर अपने बाजू में भरते हुए बोला, तो फिर पहले प्यार कर लें। वो खुद को छुड़ाते हुए बोली, ऐसी जल्दी भी क्या है, पहले पिएंगे, मूड बनाएंगे। वो शीशे के 2 नाजुक गिलास ले आया। बिंदिया ने मेरी मर्जी के मुताबिक भर भर के जाम बनाए। एक उसे दिया, एक खुद लिया, फिर जाम से जाम टकराकर होंठों से लगा लिया। हंसराज जोगिया मेरी तवज्जो का मरकज था। मैं बिंदिया के जरिए उसे देख रहा था। वो बोली, क्या तुम एक ही सांस में ये गिलास खाली कर सकते हो? ये कौन सी बड़ी बात है? उसने गिलास को होंठों से लगाया, फिर गटागट पीता चला गया। इधर गिलास खाली हुआ, उधर दिमाग का दरवाज़ा खुल गया। मैंने पहले ही जो ख्यालात पढ़े उनसे मालूम हो गया कि वो चंडाल जोगिया का बेटा हंसराज जोगिया है। दूसरी सुबह चंडाल जोगिया उससे राब्ता करने वाला है। अब से 1 घंटा पहले भी उसने राब्ता किया था और बेटे से कहा था कि वे 1 हफ्ते की छुट्टियां लेकर शिमला चलाए। वहाँ 4 योगा जाने वाले अफसरान को बारी बारी ठिकाने लगाना है। उसके ख्यालात पढ़कर बहुत कुछ मालूम हो रहा था। कड़ी से कड़ी मिल रही थी।
जो हेलीकॉप्टर तबाह हुआ था उसमें बैठे हुए दो आला अफसरान भी शिमला की तरफ जा रहे थे। वो अपने बेटे को भी शिमला बुला रहा था। इसका मतलब यही था कि उस टेलीपैथी जाने वाले को आर्मी अफसरान ने शिमला की तरफ ही किसी इलाके में कैदी बनाकर रखा है। हंसराज योग्य नहीं जानता था कि उसके बाप को कहाँ कैद करके रखा गया है, और ना ही बाप ने उसे बताया था। वो नहीं चाहता था कि बेटा उसकी तलाश में आए और यह भेद खुल जाए कि बाप बेटे आर्मी अफसरान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। आइंदा वो बाप के हुक्म के मुताबिक शिमला जाने वाला था और 4 योगा जाने वाले अफसरान को बारी बारी मौत के घाट उतारने वाला था। ऐसी वक्त मैं उसके जरिए चंडाल जोगिया तक पहुंच सकता था। मैंने हंसराज जोगिया को ज्यादा पीने से रोक दिया। दूसरी सुबह उसका बाप उससे रब्ता करने वाला था। मैं नहीं चाहता था कि वह नशे की हालत में रहे। मेरा मकसद पूरा हो चुका था। अब मैं उसके दिमाग में रहकर उसे अपने अहकामात की तामील पर मजबूर कर सकता था। बिंदिया ने पूछा, तुमने गिलास रख दिया है क्या और नहीं लोगे? वो बोला, बस अभी नहीं, पहले मैं तुम्हारी तस्वीरें उतारूंगा, हकीकी और फितरी तस्वीरें। वो आसानी से ऐसा करने वाली नहीं थी। मैं उसके अंदर पहुंच गया। फिर वो मेरी मर्जी के मुताबिक वही हरकतें करने लगी जो एक बार होटल में कर चुकी थी। जोगिया के पास बेहतरीन ऑटोमेटिक कैमरा था। वो इसे सेट करके एक तरफ रख देता था, फिर उसके पास आकर जज्बाती अंदाज में तस्वीरें उतारता था। फोटोग्राफी का ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर कई घंटों तक जारी रहा। दर्जनों तस्वीरें उतरती रहीं। फिर मैंने यह सिलसिला ख़त्म कराया ताकि हंसराज जोगिया जल्द ही सो जाए। मैंने उन दोनों को अलग अलग सोने पर मजबूर किया। उसने एक बेड पर चारों शाने चित लेटकर आंखें बंद कर लीं। मेरा मामूल और ताबेदार बनने के लिए गहरी नींद में डूबता चला गया।